हेलो दोस्तों, मेरा नाम शहरयार है। उम्र 23 साल है। मेरा ताल्लुक पोठवार के इलाके से है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्चे भाई की कहानी है। सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवाता चलूँ। माँ बाप के गुज़रने के बाद हम सिर्फ 3 बहन भाई हैं। 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटा। बड़ी बहन इकरा की उम्र 34 साल है और उसके 3 बच्चे हैं। छोटी बहन आमना की उम्र 28 साल है और अभी तक शादी नहीं हुई। अब सीधा कहानी की तरफ आते हैं। मैं बचपन से ही एक निहायत ही शरीफ लड़का था। थोड़ा बहुत शरारती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। घर वालों की खिदमत करता था, घर का हर काम करता था। घर में मेरे अलावा और कोई भाई नहीं होता था, तो मुझे ही बाहर जाना पड़ता था। इसलिए मुझे घर के काम करने की आदत पड़ गई थी। माँ बाप के होते ही बड़ी बहन इकरा की शादी हो गई थी। अपने खामद के साथ चकवाल में रहती थी। 10वीं क्लास तक मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। माँ बाप और हम 2 बहन भाई, मुझे घर में कोई ख़ास मसला नहीं होता था। हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन माँ बाप के गुज़रने के बाद कमाने वाला कोई नहीं था। मैं 17 साल का जवान लड़का था और घर चलाने के लिए फैक्ट्रियों में मजदूरी शुरू कर दी। अम्मी अब्बू के गुज़रने के बाद मैं और बड़ी बहन आमना घर में हंसी खुशी रहते थे। हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे। शुरू में हम छोटी मोटी बातों पर लड़ाई कर लेते थे, लेकिन फिर एक दिन हमने फैसला किया कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम दोनों घर में एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहेंगे। चाहे जो मर्ज़ी करें, जितने मर्ज़ी उठकर खाना खाएं, सोएं, मोबाइल चलाएं, टीवी देखें। मेरी तनख्वाह 27,000 थी और घर का खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता था, इसलिए मैंने घर में वाईफाई लगवा लिया। आमना के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल था और मेरे पास भी। बस फिर हम दोनों ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते थे। मैं रात को अक्सर कुंडी लगाकर सोया करता था। मोबाइल हाथ में होता था और अनलिमिटेड इंटरनेट। बस मैं गंदी फिल्में देखता चला गया। आमना भी रात देर तक मोबाइल चलाया करती थी और सुबह अपनी मर्ज़ी से 10-11 बजे उठती थी, लेकिन मेरे लिए सुबह का नाश्ता उठकर बना देती थी। ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुझे हाथ की आदत हो गई और मैं हर दूसरे तीसरे दिन हाथ मारने लग गया। मेरी उम्र 20 साल होने वाली थी। पिछले साल की गर्मियों की बात है। मई का महीना था और लाइट गई हुई थी। उस रात दिन को मुझे याद है, आमना रात देर तक मोबाइल चला रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बजने वाले थे जब वो सोई। आमना 23 साल की जवान लड़की थी। आमना का साइज़ क़यामत का था। आगे जाकर बताऊंगा कि मुझे उसका एग्जैक्ट साइज़ कैसे पता चला। सोचा था कि आमना को मोबाइल चलाने से रोकूं, लेकिन जिस आदत से मैं खुद नहीं निकल सकता था, तो मैं आमना को कैसे रोकता। इसलिए वो जितना मर्जी मोबाइल चलाए, मैं नहीं रोकता था। सुबह मुझे ड्यूटी जाना था। 8 बजे के करीब मैं आमना को उठाने गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट गई हुई थी। आमना बेहोशी के आलम में साइड पोज में सो रही थी और उसकी कमीज़ कमर से हटी हुई थी। आमना का बाकी जिस्म थोड़ा सा पतला या नॉर्मल है, लेकिन आमना की गोश्त वाली मोटी मोटी टांगें बहुत खूबसूरत थीं। आप सोचकर देखो, एक 23 साल जवान लड़की खूबसूरत बॉडी फिगर बेहोशी के आलम में ऐसे सो रही थी। उसे गर्मी और पसीने का भी नहीं पता था। आमना की ये टपकती हुई जवानी, जो मेरे लिए ज़िंदगी में पहला ऐसा हसीन नज़ारा था, मैं देखकर हक्का बक्का रह गया। इस नज़ारे को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही देखता रहा। याद आया कि वो मेरी बहन है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ड्यूटी चला गया। फैक्ट्री में काम के दौरान बार बार वो नज़ारा मेरे जहन में आ रहा था। मैंने अपने दिल से निकालना चाहता था, लेकिन दिमाग बार बार जोर दे रहा था कि गोश्त से भरी टांगें, कमर से हटी हुई कमीज़ तुझे बुला रही हैं। मेरा दिल कह रहा था कि आमना तेरी बहन है, उसकी उम्र 23 साल हो चुकी है, जल्दी से उसकी शादी कर ताकि वो अपने घर जाए। मेरा दिल मुझसे यही कह रहा था कि जल्दी से ये नज़ारा भूल जा, अपनी बहन की शादी कर और उसे अपने घर भेज। और मैंने अब ये ख्याल दिल में पक्का कर लिया था। लेकिन शाम को जैसा ही मैं घर गया, मैंने आमना को दोबारा देखा तो वही नज़ारा मेरे जहन में फ़ौरन आ गया। मेरे लाख बुलाने के बावजूद भी वो मेरे दिल में नहीं जा रहा था। पहले मैं नॉर्मल गंदी वीडियोस देखकर दिल बहलाता था, लेकिन स्टेप्सिस और भाई बहन वाली वीडियोस मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी। मैं मजबूर हो गया था। रात को जब मैंने कमरे की कुंडी लगाई और फहश फिल्में देखना शुरू कर दी, तो भाई बहन वाली वीडियोस मुझे देखकर बहुत मज़ा आने लगा। ये मज़ा ऐसा था जो मुझे पहले कभी नहीं आया।
لگاتار 3-4 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے اور اب فیس بک اور یوٹیوب پر بھی بھائی بہن والی سٹوریز سرچ کرتا رہتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر ہی اندر میں آمنہ کے جسم کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کے پرانے کپڑوں کو سونگھنے لگ گیا تھا، جہاں اس کی شلوار اس کے لگتی تھی اس کو سونگھتا تھا۔ ان فلموں نے مجھے ایک انسان سے جانور بتا دیا تھا۔ میں اب بھائی بہن اور گروپ والی ویڈیوز دیکھتا تھا۔ فیس بک پر میں نے ایک فیک آئی ڈی بنائی ہوئی تھی جس پر میں سٹوریز وغیرہ پڑھتا تھا۔ اسے آئی ڈی پر مجھے ایک دن ایک لڑکے کی ریکویسٹ آئی۔ وہ مجھے لڑکی سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں ایک لڑکا ہوں۔ وہ بھی کوئی انسسٹ لڑکا تھا۔ میری فیملی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے سب بتا دیا۔ اس کا نام کاشف تھا۔ شروع میں مجھے کاشف فیس بک فرینڈ سے آمنہ کے بارے میں بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، لیکن کاشف کے کھلے انداز اور ایکسپیرینس کی وجہ سے میں بھی آرام سے بات کر سکتا تھا۔ مجھے بھی اب گھر سے باہر کسی اور سے بات کر کے تھوڑا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کاشف کئی سالوں سے فیملی انسسٹ تھا۔ کچھ دن ہماری بات ہوتی گئی۔ میں نے اسے آمنہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا شروع کر دی۔ کاشف ایک سمجھدار اور پکا کھلاڑی تھا۔ وہ میری فیلنگز کو سمجھتا تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں آمنہ ایسے ہی نہیں ملے گی، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، پلان بنانا ہوگا، آمنہ کو اس راہ پر لانا ہوگا۔ میں بھی آمنہ کے جسم کو پانے کے لیے بیتاب تھا، کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کاشف نے مجھے ایک بات سمجھا دی کہ میرے پاس ٹائم بہت ہے، کیونکہ آمنہ کو خرچہ پانی میں ہی دیتا تھا اور گھر کا خرچہ بھی مجھ سے ہی چلتا تھا۔ آمنہ کی شادی میرے ہاتھ میں تھی۔ کاشف اور میں نے 3-4 پلان بنائے۔ نمبر 1، آمنہ کے فگر کو مزید بڑا کرنا۔ نمبر 2، آمنہ کی ڈریسنگ کو ماڈرن کرنا۔ نمبر 3، آمنہ کے ساتھ فری گپ شپ شروع کرنا۔ پلان نمبر 1، کاشف نے جب آمنہ کی تصویر دیکھی تو اسے آمنہ ایک نوجوان جوانی سے بھری عورت لگی۔ کاشف نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں آمنہ کو اچھی خوراک، کیلے کا جوس، سیب کا جوس اور کھٹی چیزیں کھلاؤں تو آمنہ کا فگر مزید بڑا ہوگا اور وہ عورت سے آنٹی بن جائے گی، اور آنٹی کو پھنسانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میں نے آمنہ کو دکھانے کے لیے ہلکی پھلکی جم شروع کر دی تاکہ میں سیب، کیلے اور کھجور مکس کر کے ملک شیک بنا سکوں۔ 1 گلاس خود پیتا تھا اور 1 گلاس آمنہ کو دیتا۔ اکثر ڈیوٹی سے واپس آتے وقت باہر سے گول گپے، اسپائسی شوارما، اسپائسی برگر وغیرہ لے آتا اور آمنہ کو کھلا دیتا۔ آمنہ بھی خوش ہو جاتی۔ مقصد تو میرا ایک ہی تھا، آمنہ کے سائز کو بڑا اور نرم کرنا۔ بزرگوں کی بات ہے کہ کھٹی چیزیں کھانے سے لڑکیوں میں خواہشیں بڑھتی ہیں۔ میں آمنہ کو ڈیلی ملک شیک پلاتا تھا، اسے کہتا تھا کہ یہی عمر ہے کھانے کی۔ پلان نمبر 2 اور 3، میں نے کاشف سے پوچھا کہ ماڈرن ڈریسنگ کیسے کراؤں۔ اس نے بولا ماڈرن ڈریسنگ کا مطلب صرف آمنہ کے کپڑے چھوٹے اور تنگ کراؤ، یہی ماڈرن ڈریسنگ ہے۔ آمنہ اور میں نارمل اچھے بہن بھائی تھے، بچپن سے تو ہم سیدھے سادے بہن بھائی تھے۔ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ آمنہ کے ساتھ فری کیسے ہوں۔ میں نے اپنے واٹس ایپ پر سب کو بلاک کر دیا، صرف آمنہ ہی میرا سٹیٹس دیکھ سکتی تھی۔ میں نے رومانٹک سٹیٹس لگانے شروع کر دیے، صرف آمنہ میرا سٹیٹس دیکھتی تھی۔ کسی سے شکایت تو وہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا والی وارث میں ہی تھا۔ ایسے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا کوئی آپ کو مل گئی ہے؟ میں نے کہا ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ جواب ان میں بھی آمنہ سے پوچھ سکتا تھا، لیکن میرا رشتہ کافی شرمیلا سا تھا بھائی بہن کا، تو مجھے پوچھنے میں بہت شرم آ رہی تھی۔ پھر میں نے نہیں پوچھا۔ پھر جیسے ہی میری مہینے کی تنخواہ آئی، میں نے اپنے لیے نئی پینٹ شرٹ اور کپڑے لانے شروع کر دیے۔ میں نے پھر آمنہ کو کہا کہ وہ بھی اپنے لیے نئے اور اچھے کپڑے خریدے۔ تنخواہ میں سے 10,000 میں نے آمنہ کو دے دیے۔ آمنہ کہتی کہ میں نے ڈریس خرید کر کیا کروں گی اور کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا ڈریس خریدنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم پہن کر کہیں جاؤ، بندے کو اپنے لیے اچھے کپڑے لے کر رکھنا چاہیے۔ میں ہر 2-3 دن بعد آمنہ کو نئے کپڑوں کا کہتا تھا اور سمجھاتا تھا کہ کب تک یہ شلوار قمیض ہی پہنو گی، نئے اور اچھے کپڑے پہنا کرو۔ میں اسے اکثر کہتا رہتا تھا کہ تمہاری ڈریس گاؤں کی لڑکیوں کی طرح ہے۔ ایک دن آخر اس نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ تم بتا دو شہر والی کیسے پہنتی ہیں۔ میں نے اسے 10,000 تو دیے تھے، لیکن وہ نئے کپڑے بازار لینے کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ کہتی تھی کل چلی جاؤں گی، پرسوں چلی جاؤں گی، ٹال مٹول کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ہم نے شاپنگ کا پلان بنایا۔ کاشف نے مجھے اچھی طرح سمجھایا ہوا تھا۔ میں نے آمنہ کو سمجھایا کہ کچھ ٹائٹس پجامے اور لڑکیوں والے ٹراؤزر خریدو، وہ پہنا کرو، اور اتنی لمبی قمیض کی بجائے تھوڑی سی چھوٹی اور فٹ قمیض پہنا کرو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جب درزی کو کپڑوں کا ناپ دینے جاؤ
तो कमीज़ तंग और फिट रखवाना और उसने बताना कि उसकी कमीज़ की लंबाई 37 इंच है। मैंने कहा कम से कम 32 या 33 करवा लो। अपनी बहन को ऐसे तैयार करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और मुझे डर था कि कहीं उसे शक न हो जाए। मेरा और काशिफ का प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा था। आमना का साइज भी बढ़ रहा था और अब आमना औरत से आंटी बन रही थी। एक हफ्ते बाद जब आमना के कपड़े सिलाई होकर आए, मुझे व्हाट्सएप पर आमना का मैसेज आया कि ये ड्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा तंग और फिट है, मुझे पहनने में अजीब लग रही है, मैं सोच रही हूँ ना पहनूं। मैंने समझाया कि इतने पैसे वगैरह खर्च किए हैं, इसमें ना पहनने वाली कौन सी बात है, कुछ दिन पहन कर देखो, अगर अच्छे ना लगे तो मत पहनना। फिर मैंने आमना को एक ऑफ़र दी कि अगर आज वो नए कपड़े पहनेगी तो मैं बाहर से उसके लिए अच्छा खाना लेकर आऊँगा। कहने लगी भाई खाना रहने दो, मैं पहन लूँगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। कहने लगी अभी सिर्फ घर में ही पहनूंगी, बाहर पहन के नहीं जा सकती। मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल घर में तो पहनो। मैंने उसे कहा कि बाज़ार से जो नए ट्राउज़र पजामे वगैरह लाए हैं उनमें से कुछ पहनना। पता नहीं आमना क्यों अपने भाई के सामने लिबास पहनने से डर रही थी, शायद उसे भी अब अपने जिस्म का पता था। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं और आमना एक दूसरे से फ्री हो रहे थे और हमारा रिश्ता पहले से मजबूत हो रहा था। शाम को जैसे मैं घर आया मुझे पता था आज बहुत मज़ा आएगा। घर आते ही जो नज़ारा मैंने देखा वो मैं बयान नहीं कर सकता। तंग छोटी और फिटिंग कमीज़ के साथ पजामा जो आमना ने पहना था क़यामत ढा रहा था। छोटी कमीज़ से सिर्फ आमना के हिप छुप रहे थे, उसके बाद कमीज़ ख़त्म हो जाती थी। आमना की गोश्त से भरी टांगें और आने पहले तो लंबी कमीज़ छुपा लेती थी, लेकिन अब सिर्फ पजामे ने छुपाई हुई थी। आमना का जिस्म भी थोड़ा भारी भारी हो गया था क्योंकि मैं इतने दिन से उसे खिला पिला रहा था। ऐसा लगता था जैसे आमना की गोश्त से भरी टांगें और रानें अभी पजामा फाड़ कर बाहर आना चाहती हैं, लेकिन आमना के पजामे की नाजुक सी इलास्टिक ने उन्हें रोका हुआ था। अब मुझे आमना एक तगड़ी भैंस की तरह लग रही थी जिसके सामने 4-5 बंदे भी नाकाफी थे। आमना का जिस्म पानी से भरा हुआ था, ऐसा लगता था ज़रा सा टच करने पर भी सैलाब आ जाएगा। ड्रेसिंग को अच्छी तरह देखकर मैंने आमना से कहा अब तुम शहर की लड़की लग रही हो, मगर आमिना बार बार अपनी कमीज़ को नीचे कर रही थी जो कि नहीं हो सकती थी। आमना शायद अपने भाई से अपनी टांगें छुपा रही थी। इस लम्हे के लिए तकरीबन मैंने 2 महीने इंतज़ार किया। आमना भी अब मेरे साथ थोड़ी बहुत गपशप कर लेती थी जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मुझे बस इंतज़ार था कि आमना इन कपड़ों में सोए और मैं इसका नज़ारा देखूं। अब जुलाई का महीना था और गर्मी अपने अरूर पर थी। मैं सुबह आमना को नाश्ते के लिए उठाने गया तो वही मंजर था जो शुरू में था। आमना साइड पोज में सोई हुई थी। छोटी सी कमीज़ थी जो मुश्किल से जिस्म को छुपाती थी, अब वो भी आधी कमर तक हट गई थी। आज मेरी मेहनत रंग लाई थी। छोटी और टाइट कमीज़, नंगी कमर, मोटी मोटी गोश्त से भरी टांगें। ऐसी तगड़ी जवान 23 साला कुंवारी बहन आमना के इस नज़ारे को देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। आमना पजामे ट्राउज़र तो रोज़ाना पहन रही थी, लेकिन कमीज़ कभी कभी पुरानी पहन लेती थी। फिर मैंने आमना को 5000 रुपये दिए और कहा 3-4 नई कमीज़ और बनवा लो। पहले पहले आमना ये नए कपड़े पहनने में मेरे सामने शर्माती थी, लेकिन अब सब नॉर्मल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी मेहनत रंग ला रही थी और आमना बाकायदगी से नए कपड़े पहन रही थी। बस अब उसे ख़ास काम के लिए तैयार करना था। मैं पैसे आमना की शादी के लिए जमा कर रहा था, लेकिन आमना की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। काशिफ ने सही कहा था, आमना की शादी तो मेरे हाथ में है, जब चाहे मर्जी करो। ये भी आमना के ही पैसे जो मैं उस पर लगा रहा हूँ, बल्कि शादी से ज़्यादा इन पैसों का मुझे अब ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था क्योंकि अब आमना दिन ब दिन तैयार हो रही थी। आमना को ज़्यादा पैसे देने की वजह से अब मेरा और आमिना का रिश्ता भी अच्छा हो रहा था और मैं अब आमिना के साथ ज़्यादा फ्री हो रहा था। दोस्तों, ये इस कहानी का पहला हिस्सा था। मज़ीद इस कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस कहानी के सारे हिस्से आप तक आसानी से पहुंच सके।